हेलो डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जीनियस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। तो अपना ये आईटीआई का ये चैप्टर चल रहा था, सेकेंड ईयर वालों के लिए है। सेकेंड ईयर वाले में ये अपना पहला चैप्टर चल रहा था डीसी जनरेटर। कल हमने कल की वीडियो में हमने जो पार्ट 1 इसका कवर किया था। आज जो है इसका पार्ट 2 अपन इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। तो पार्ट 2 में कल अपन ने इसकी जो पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने क्या करा था, इसकी बेसिक जानकारी पढ़ी थी कि जनरेटर क्या चीज होती है, जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल मतलब कार्य सिद्धांत समझाता, और जनरेटर पर किसका ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका नियम लागू होगा। तो वो सब चीजें पढ़ी थी। आज जो है अपन पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि डीसी जनरेटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो डीसी जनरेटर के मुख्य भाग, तो डीसी जनरेटर के मुख्य भाग के बारे में बात करेंगे। तो पहला भाग डीसी जनरेटर का जो होता है बॉडी या योक, क्या होता है, बॉडी बोल दो या योक बोल दो। तो डीसी जनरेटर का जो मुख्य भाग होता है बॉडी या योक। तो इसके जो होते हैं वो चार पांच इसके भाग हैं। एक तो बॉडी या योक। बॉडी मतलब बात की जाए कि बॉडी क्या चीज होती है। तो ये जनरेटर का जो ये हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये जो क्या है, बाहर वाला, ये क्या है, योक या फ्रेम बोल दो या बॉडी बोल दो। तो योक या फ्रेम या बॉडी बोल दो, इसको क्या कहते हैं, योक या फ्रेम या बॉडी कहते हैं। मशीन का जो बाहरी भाग होता है, मशीन का बाहरी भाग मतलब डीसी जनरेटर का जो बाहरी भाग होता है उसको ये योक या बॉडी कहते हैं। अब पूछा जाए कि ये बॉडी जो है जनरेटर की वो काय की बनी होती है, कौन से धातु की बनी होती है। तो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। जो छोटी जनरेटर होते हैं उनकी कास्ट आयरन की बनी होती है, और बड़े जो जनरेटर होते हैं उनकी कास्ट स्टील की बॉडी बनी होती है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जो छोटी जनरेटर की जो बॉडी होती है, बाहरी हिस्सा, जिसको योक या बॉडी या फ्रेम बोल दो, वो कहते हैं। तो कास्ट क्या की बनी होती है, कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील की। छोटे जनरेटर होते हैं वो कास्ट आयरन की बॉडी बनी होती है, बड़े जनरेटर होते हैं वो कास्ट स्टील की बना जाती है। इस बॉडी का काम क्या रहता है, जनरेटर की जो बॉडी रहती है उसका काम ये रहता है कि जनरेटर के आंतरिक भागों, अंदर के जो पार्ट होते हैं, अंदर के जो भाग होते हैं, उनको उनको सुरक्षित रखना। अंदर जो भाग हैं इनके, जैसे ये क्या है, ये इसका कम्यूटेटर हुआ, ये इंटरपोल हुए, ये इंटरपोल होगा, ये कम्यूटेटर हो गया, ये शाफ्ट हो गई, ये क्या हुआ, फील्ड पोल हो गया। तो ये अंदर के जो पार्ट हैं इनको सुरक्षा प्रदान कराना, और सुरक्षित रखने के साथ साथ क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान कराना। अब चुंबकीय बल रेखा यहाँ से देखो, इसमें एन से एस की तरफ जाएंगी, फिर यहाँ से एन से एस की तरफ जाएंगी, ये एन से एस की तरफ जाएंगी। मतलब एक इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके सामने बनेगा उसमें। जैसे ये है और ये है, ये है एन एस एन एस। चुंबकीय बल रेखा एन से एस की तरफ इस तरीके की कंडीशन में जाएंगी, एन से एस की तरफ, यहाँ एन से एस की तरफ। तो बीच में क्या है, घूमने वाला भाग है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान कराना, पथ मतलब रास्ता प्रदान कराना। अगर मान के चलो ये बॉडी ही नहीं होती, बॉडी ही ना होती, तो ये चुंबकीय पथ के जो जो इसके अंदर ये जो बनाए गए हैं फील्ड पोल, तो फील्ड पोल तो का कोई कॉलम ही नहीं आ पाता। तो फील्ड पोल कैप है, बॉडी के अंदर ही तो स्थापित किए जाते हैं। तो बॉडी के अंदर फील्ड पोल स्थापित किए जाएंगे। तो बॉडी का जो काम रहता है, क्या रहता है कि आंतरिक भागों के लिए सुरक्षा प्रदान कराना और चुंबकीय पथ प्रदान कराना, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान कराना। पथ मतलब मार्ग, जी क्या चुंबकीय बल रेखाएं तो जा रही हैं एन से एस की तरफ, एन से एस की तरफ, एन से एस की तरफ। तो चुंबकीय बल रेखाओं के लिए क्या, पथ प्रदान कराना, और मशीन के सभी भागों को सुरक्षा प्रदान कराना। अंदर के जो मशीन के भाग होते हैं, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, अगर डीसी थोड़ा सा भी इनको इनको आप भूल जाइए, थोड़ा सा मैं आपको कुछ एक बेसिक जानकारी बता देता हूं।
डीसी मशीन की अगर बात चले, डीसी मशीन, तो डीसी मशीन में आपके दोनों चीज आ जाएंगी। एक आ जाएगा डीसी जनरेटर, यहां से डीसी मशीन की अगर बात चलेगी तो उसमें डीसी जनरेटर आ जाएगा और डीसी मोटर आ जाएगी। जब कभी भी आप कोई भी एग्जाम में या किसी भी तरीके से आप पूछा जाए कि डीसी मशीन के बारे में पूछ रहा है, तो वो आपका डीसी जनरेटर भी हो सकता है और डीसी मोटर भी हो सकती है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, ये जो भाग आप अपन पढ़ रहे हैं वो डीसी मोटर में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यही सेम टू सेम भाग जो जनरेटर में अपन पढ़ रहे हैं वही डीसी मोटर में है। ये पार्ट जो मैंने दिखाया है आपको, ये डीसी मोटर में भी जेई की जेई मिलेंगे। बस डीसी मोटर में और डीसी जनरेटर में फर्क इतना होता है, सेम स्ट्रक्चर पूरा कंडीशन वही रहती है, फर्क इतना होता है कि जनरेटर के अपन अंदर यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और विद्युत ऊर्जा अपन इसमें प्राप्त करते हैं। कौन सी? विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये ध्यान रखना जनरेटर के अंदर। और लेकिन मोटर के अंदर क्या होता है, डीसी मोटर के अंदर अपन विद्युत ऊर्जा देते हैं और यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसलिए इसके जो पार्ट होते हैं जनरेटर के और मोटर के, वो सेम होते हैं। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के जो पार्ट या जो भाग हैं वो सेम होते हैं। इसलिए डीसी मशीन की बात चले तो वो समझ लेना कि डीसी मोटर की और डीसी जनरेटर की दोनों की बात चल रही है, दोनों की बात चल रही है। तो ये जो पार्ट आपको डीसी मोटर में पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे वो डीसी जनरेटर में ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि सेम चीज आपको यही पार्ट डीसी मोटर में मिलेंगे, इसलिए वहां नहीं पढ़ाए जाएंगे। इसलिए आपको इसी वीडियो में ये पार्ट कवर कराए जाएंगे। बस फर्क इतना रहता है डीसी मोटर में और डीसी जनरेटर में कि जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है, जो घुमाते हैं तो उसको कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा। आउटपुट में क्या निकाली, विद्युत ऊर्जा निकालता है जनरेटर। लेकिन मोटर को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं और जो घूमती है तो वो कौन सी यांत्रिक ऊर्जा। इतना फर्क है दोनों के अंदर, बाकी का पार्ट उनका सेम है। तो डीसी मशीन की अगर बात चले तो समझ जाना को जनरेटर भी हो सकता है और मोटर भी हो सकती है। ये पार्ट आपको मोटर के अंदर नहीं पढ़ाए जाएंगे, वो आपके इसी में ही कवर हो जाएंगे वो। तो इसके जो भाग हैं, डीसी मशीन के जो भागों के बारे में अगर बात की जाए तो एक होता है योक या बॉडी, जो मैंने बता दिया, योक, बॉडी या योक। यह सबसे पहले तो ये बॉडी या योक कैसा स्थिर भाग होता है, ये घूमने वाला भाग नहीं होता डीसी मशीन का। ठीक है, डीसी मशीन में मोटर भी आ जाएगी, डीसी मोटर, और डीसी जनरेटर भी आ जाएगा। तो ये क्या बॉडी, एक चीज ध्यान रखना कौन सा है, स्थिर भाग है, क्योंकि ये बॉडी या योक ये कभी घूमता नहीं होता, घूमता नहीं है। इसका काम क्या रहता है, मशीन के अंदर जो सभी भागों को सुरक्षा प्रदान कराना। मशीन के अंदर सभी भाग, जो भी भाग हैं, जैसे ये शाफ्ट वगैरह है, इंटरपोल वगैरह है, ये फील्ड वाइंडिंग वगैरह है, तो इनके आंतरिक भागों अंदर के जो सभी भाग हैं उनको सुरक्षा प्रदान कराना। और चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान कराना, क्योंकि एन से एस की तरफ जो चुंबकीय बल रेखा जा रही हैं एन से एस की तरफ, तो उनके लिए पथ प्रदान कराना। पथ मतलब रास्ता, मार्ग। तो अगर ये क्या बोलते हैं इनको, ये फील्ड बाइंडिंग के लिए ये ना होते पोल, तो ये पथ प्रदान कैसे होता है, अगर ये बॉडी ना होती, तो बॉडी ना होती तो ये फील्ड बाइंडिंग जिस पर की जा रही है तो वो तो लग ही नहीं पाते। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो बॉडी या योक ये क्या होता है, स्थिर भाग होता है डीसी मशीन का, घूमने का इसमें बॉडी के अंदर कोई, बॉडी का कोई घूमने का कोई रोल नहीं होता, स्थिर भाग होता है। और इसके बॉडी का काम क्या रहता है, मशीन के अंदर के सभी भागों को सुरक्षा प्रदान कराना और चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान कराना। और बॉडी अगर पूछी जाए तो बनी क्या की होती है, कास्ट आयरन की अथवा कास्ट स्टील की। तो छोटी मशीनें जो होती हैं, छोटी डीसी मोटर या छोटे डीसी जनरेटर, वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। और बड़ी मशीनें जो होती हैं, बड़े डीसी जनरेटर डीसी मोटर, वो कास्ट स्टील के बने होते हैं। तो इसकी जानकारी जो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आप नोट कर लेना उनको। तो ये जानकारी जो मैंने आपके सामने लिख दी है, इसके बारे में जो मैंने समझाया था अभी अभी,
कि यह मशीन का स्थिर भाग होता है। मतलब बॉडी क्या है, मशीन का स्थिर भाग होता है, मशीन का स्थिर भाग होता है जो कि कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील का बना होता है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। छोटी मशीनों की जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन एवं बड़ी मशीनों की जो बॉडी होती है वो कास्ट स्टील की बनी होती है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि डीसी मशीन का स्थिर भाग कौन सा होता है, निम्नलिखित में से डीसी मशीन का स्थिर भाग कौन सा होता है। ऑप्शन में आपको देगा योक, ए में, बी में देगा आर्मेचर, सी में देगा शाफ्ट, तो आपको डी में देगा कि निम्नलिखित में से कोई नहीं, तो योक आपका सही आंसर हो जाएगा स्थिर भाग। फिर पूछेगा कि डीसी जनरेटर की जो या डीसी मशीन की जो बॉडी बनी होती है वो काय की बनी होती है, तो कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील। और अगर वो नाम पूछ ले स्पेशली कि बड़े डीसी मशीनों की बॉडी जो है वो काय की बनी होती है, ऑप्शन में आपको दे देगा ढलवा लो, आप पटवा लो, आप कुछ भी दे देगा, स्टील, कार्बन वार्बन जे दे देगा। तो आपको बड़ी मशीनों की बात करी जाए तो आपको तुरंत आपके दिमाग में बात याद आना चाहिए कि बड़ी मशीनों की जो बॉडी होगी वो कास्ट आयरन की बनी होगी। छोटी मशीनों की बॉडी की पूछ लिया है कि काय की बनी, तो कास्ट स्टील की। वो छोटी मशीनों की बॉडी जो है वो कास्ट आयरन की, बड़ी मशीनों की बॉडी कास्ट स्टील की बनी होगी। तो यही ध्यान अच्छे से आपको ध्यान रखना है। यह मशीन का स्थिर भाग होता है, मतलब घूमने का नहीं होता। यह कास्ट आयरन का अथवा कास्ट स्टील का बना होता है, ये ध्यान रखना है। छोटी मशीन की बॉडी कास्ट आयरन एवं बड़ी मशीन की बॉडी कास्ट स्टील की बनी होती है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब कुछ और चीजें हैं इसकी, तो मैं यहाँ पे आपको वो चीजें के बारे में लिख देता हूँ। यहाँ स्पेस नहीं बचा हुआ है तो मैं इधर इस चीज को लिख देता हूँ कि बॉडी का काम क्या रहता है। बॉडी का कार्य, बॉडी का कार्य क्या रहता है, यह मशीन के, मतलब जनरेटर या मोटर दोनों शब्द आ गई, यह मशीन के सभी, मशीन के सभी भागों को सुरक्षा प्रदान कराना। बॉडी का काम क्या रहता है, मशीन, ये मशीन के सभी भागों को सुरक्षा प्रदान कराना होता है। और क्या काम रहता है इसका, और ये काम रहता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के लिए मार्ग प्रदान कराना। मार्ग या पथ, पथ चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान कराना या मार्ग प्रदान कराना। पथ, मार्ग आप समझ लेना, मार्ग या पथ, पथ मतलब होता है रास्ता, पथ प्रदान कराना। तो ये चीज आपके सामने बॉडी के सामने जो वो भी डीसी जनरेटर की या डीसी मशीन की जो बॉडी होती है मोटर के लिए और जनरेटर के लिए सेम है। तो इसका जो पूरा मैंने इसकी पूरी जानकारी आपके सामने लिख दी है, आप अच्छे से इसको याद कर लेना। बहुत कुछ पूछा जाएगा इससे कि डीसी मशीन एक का स्थिर, जो डीसी जो बॉडी है वो मशीन का स्थिर भाग होता है जो कि कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील का बना होता है। छोटी मशीनों की जो बॉडी होगी वो कास्ट आयरन की बनी होगी और बड़ी मशीन की जो बॉडी होगी वो कास्ट स्टील की बनी होगी। क्लियर। फिर बॉडी का काम क्या रहता है, मशीन के सभी भागों को सुरक्षा प्रदान कराना। और क्या काम रहता है, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए मार्ग प्रदान कराना। जो चुंबकीय बल रेखा एन से एस की तरफ जाएंगे तो उनके लिए रास्ता प्रदान कराना। यहाँ से एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकता है कि डीसी जो बॉडी का मुख्य कार्य क्या रहता है। ए में दे देगा आपको मशीन के सभी भागों को सुरक्षा प्रदान कराना, बी में दे देगा चुंबकीय बल रेखाओं के लिए रास्ता प्रदान कराना, सी में दे देगा ए बा बी दोनों। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो जो डीसी मशीन के क्या हो गए बॉडी के बारे में, पहला भाग इसका क्या था बॉडी। अब दूसरा भाग इसका जो आता है वो आता है इसको दूसरा जो भाग आएगा फील्ड पोल। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फील्ड
पोल। तो इसके बारे में अपन समझेंगे। अब मैं जरा इसको रफ कर दूं, इसको आप चित्र को अच्छे से देख लो और समझ लो। इसको उतार लेना, इसको भी उतार लेना। तो पहले अब ये कवर हो गया, अब इसको कवर करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब डीसी मशीन का दूसरा भाग आता है फील्ड पोल। तो फील्ड पोल क्या होता है? ये जो आपको सामने जो चित्र दिख रहा है, ये क्या है? इसको बोला जाता है फील्ड पोल। क्या बोला जाता है इसको? फील्ड पोल। ये क्या है? लेमिनेटेड पोल शू। इसको लेमिनेटेड पोल शू बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेमिनेटेड पोल कोर। ये क्या है? रिवेट्स है। तो ध्यान रखना। अब यदि आपको ने एक फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया होगा तो आपको कुछ चीजें ऐसी देखने को मिली होंगी। इस चित्र का पूरा ये चित्र आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखेगा। चाहे वो टेक्निकल का एग्जाम हो चाहे आईटीआई का एग्जाम हो, पूरा का पूरा चित्र दिखेगा। और ऑप्शन में कहेगा कि दिए गए चित्र का नाम क्या है। ऑप्शन में दे देगा आपको ए में बॉडी, बी में दे देगा फील्ड पोल, सी में दे देगा आर्मेचर, डी में दे देगा शाफ्ट। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि दिए गए चित्र का नाम क्या है इसका। तो आपको फील्ड पोल अपनी कॉपी में, इसलिए बॉडी का मैंने चित्र बनाया था तो उसको भी पहचान लेना कि दिए गए चित्र का नाम क्या है। ऐसे ही इसका पूछेगा कि दिए गए चित्र का नाम क्या है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो अब एक कंडीशन तो जाएगी। दूसरी कंडीशन इस तरीके से भी आ सकती है आपके एग्जाम में, जैसे कि ये है पूरा चित्र बना हुआ आएगा और यहाँ पर क्या है, ये लेमिनेटेड पोल शू लिखा नहीं आएगा। यहाँ पर क्या कर देगा वो? एक्स बना देगा। फिर कहेगा कि दिए गए चित्र में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो आपको ऑप्शन में देगा रिवेट, बी में देगा लेमिनेटेड पोल कोर, सी में देगा लेमिनेटेड पोल शू। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लेमिनेटेड पोल शू क्या होता है। वैसे तो ये आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेपर में आते थे चित्र बनाने के लिए, लेकिन ड्राइंग क्या है उन्हें उसमें थ्योरी में मर्ज कर दिया गया है, तो वो इसी के अंदर ही आएगा। तो टेक्निकल एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं रिवेट। जो दिख रही है ये क्या है? रिवेट है। ये लेमिनेटेड पोल कोर है और ये क्या है? लेमिनेटेड पोल शू है। फील्ड पोल की अगर बात की जाए कि फील्ड पोल जो होते हैं डीसी मशीन के अंदर फील्ड पोल बने काय के होते हैं। तो जो फील्ड पोल बने होते हैं वो कास्ट स्टील अथवा एनिल्ड स्टील के बने होते हैं। एनिल्ड स्टील के, ये ध्यान रखना है। पूछ लिया जाए कि एक डीसी मशीन में जो फील्ड पोल होते हैं वो किस धातु के बने होते हैं, तो कास्ट स्टील अथवा एनिल्ड स्टील के बने होते हैं। ये चीज क्लियर। दूसरा इसमें से एक और क्या चीज पूछी जाएगी पेपर में, इससे एक चीज ये पूछी जाएगी कि फील्ड पोल का कार्य क्या रहता है। फील्ड पोल का काम क्या रहता है? तो फील्ड पोल का जो काम रहता है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। फील्ड पोल का मुख्य काम क्या रहता है? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। ये फील्ड पोल का मुख्य कार्य रहता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। मतलब या मैग्नेट फील्ड बोल दो या चुंबकीय क्षेत्र बोल दो, तो उसको स्थापित करना। और चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान कराना, वो किसका काम था? बॉडी का। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय मैग्नेट फील्ड स्थापित करने का काम किसका है? फील्ड पोल का। और चुंबकीय बल रेखाओं के लिए पथ प्रदान कराने का काम रहता है बॉडी का। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब पूछा जाता है कि फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो न्यूनतम संख्या मतलब कम से कम फील्ड पोल या तो 2 फील्ड पोल होंगे या फिर अधिकतम होंगे तो 8 फील्ड पोल होंगे। तो इसकी जो जानकारी है मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो आप पार्ट उसका सेकंड पार्ट क्या है? फील्ड पोल। दूसरा इसके ऊपर भाग पड़ रहा है, दूसरा भाग क्या है? फील्ड पोल। फील्ड पोल लिख लेना और इस ये वाले चित्र को आप कॉपी पे बना लेना, अच्छे तरीके से नोट्स बनाते जाना। आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आप गवर्नमेंट वैकेंसी मान के चलो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो या प्राइवेट कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। और आप यदि नौकरी भी कर रहे हो प्राइवेट और गवर्नमेंट वैकेंसी आएंगी तो नोट्स आपके बने रहेंगे, तो आप 1-1, 2-2 घंटे का टाइम निकाल के आप उसको रिविजन कर सकते हैं। तो फील्ड पोल, तो इनका मुख्य कार्य क्या रहता है? फील्ड इसका
मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है। तो फील्ड पोल का मुख्य कार्य क्या रहता है? मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है। बात करें फील्ड पोल क्या क्या बने होते हैं, तो फील्ड पोल जो बने होते हैं कास्ट स्टील क्या एक धातु होती है, कास्ट स्टील अथवा एनईल्ड स्टील के बने होते हैं। एनईल्ड स्टील के बने होते हैं, के बने होते हैं। अब बात की जाए कि फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, तो यहां से लिख लो फील्ड पोल की न्यूनतम जो संख्या होती है 2 होती है। फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या 2 होती है एवं अधिकतम संख्या 8 होती है। जो है तो इसको अच्छे से आप उतार लेना कॉपी में कि इसका मुख्य कार्य क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेट फील्ड स्थापित करना, मैग्नेट फील्ड स्थापित करना। बॉडी का वो अलग है, चुंबकीय बल रेखा के लिए पथ प्रदान कराना वो अलग है, लेकिन इसका जो काम रहता है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। आपके सामने एग्जाम में पूछेगा कि फील्ड पोल का मुख्य काम रहता है, ए में देगा आपको चुंबकीय बल रेखाओं के लिए रास्ता प्रदान कराना, बी में देगा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना लगाना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र फील्ड पोल कागे बने होते हैं, कास्ट आयरन अथवा एनईल्ड स्टील के बने होते हैं। फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या की बात करी जाए तो 2 होती है और अधिकतम संख्या 8 होती है। अब बात करते हैं अगला भाग, अगला पार्ट जो है इसके बारे में बात करते हैं, इसको क्या बोला जाता है अगला भाग। तो तीसरा जो भाग है वो है आर्मेचर। आर्मेचर के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। तो अगला अपना जो भाग है वो आर्मेचर है। इसको क्या बोला जाता है, आर्मेचर। इसको अच्छे से आप कॉपी में नोट कर लेना, इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। तो आर्मेचर, अब इसकी देखो शक्ल जो दिख रही है इसकी कैसी है, बेलनाकार होती है। पूछ लिया जाए कि आर्मेचर की जो शक्ल होती है वो किस तरीके की होती है, बेलनाकार होती है। ठीक है, तो बेलनाकार इसकी शक्ल हो गई। शक्ल के बारे में बात करें, आकृति कैसी होती है, बेलनाकार। ये ध्यान रखना, आकृति इसकी जो होती है वो बेलनाकार होती है। किसकी आकृति, आर्मेचर की आकृति जो होती है वो बेलनाकार बेलनाकार होती है। अब बना कैसे, काय का बना होता है ये जो बना होता है वो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बना रहेगा। जो ये जो बना रहता है इसकी आकृति जो होती है वो बेलनाकार होती है। बना काय का होता है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को रिवेट करके बनाया था। मतलब ऐसी ऐसी पत्तियां ले लेते हैं, बहुत सी पत्तियां ले लेते हैं, इसको पत्ती एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे करके रिवेट मतलब एक के ऊपर एक चिपकाना। तो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को रिवेट करके बनाया जाता है। पूछ लिया जाए कि आर्मेचर में जो पत्तियां उपयोग की जाती हैं, आर्मेचर जो बनाया जाता है वो काय का बनाया जाता है, तो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बनाया जाता है, रिवेट करके चिपका के। आकृति कैसी होती है, बेलनाकार होती है। तो ये चीज, अब सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को बनाया जाता है। अब आर्मेचर की जो कोरें होती हैं, ये जो आर्मेचर की जो कोर दिख रही हैं इस तरीके से, ये जो कोरें दिख रही हैं इस पर लेमिनेशन क्यों करते हैं, लेमिनेटेड आर्मेचर कोर को कैसे बनाया था, लेमिनेटेड करके बनाया था, मतलब लेमिनेटेड पॉलिश करके बनाया जाता है। उसका लेमिनेशन या पॉलिश करने का उद्देश्य क्या रहता है कि स्ट्रेसेस हानि को और एडी करंट को कम करने के लिए, स्ट्रेसेस हानि और एवं एडी करंट को कम करने के लिए। स्ट्रेस हानि क्या होती है, इसके अंदर बार बार चुंबक बनेगी, बिगड़ेगी, जैसे ये घूमेगा तो इसके अंदर
चुंबक बनेगी, बिगड़ेगी, एडी करंट मतलब विपरीत दिशा में उसका, जब ये हानियां पड़ेंगे जब मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता दूंगा। फिलहाल तो आप इतना ध्यान रख लीजिए कि जो सिलिकॉन स्टील की पत्ती, जो लेमिनेटेड वाली जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियां उपयोग की जाती हैं, वो लेमिनेशन क्यों की जाती है, लेमिनेटेड क्यों करते हैं, तो हिस्टैरिसीस हानि और एडी करंट को कम करने के लिए। पूछेगा पेपर में कि जो आर्मेचर में जो पत्तियों को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए और एडी करंट को कम करने के लिए उनको लेमिनेटेड किया जाता है। बना काय का होता है, सिलिकॉन स्टील की। आकृति कैसी होती है, बेलनाकार होती है। आर्मेचर में जैसे आप आर्मेचर में कॉइल स्थापित करेंगे, तार स्थापित करेंगे। अब जैसे कि इसके अंदर तार स्थापित करेंगे, आर्मेचर के अंदर कॉइल स्थापित करेंगे, तो इसमें जो स्लॉट काटे जाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, तार को बाइंडिंग को फंसाया जाता है। आर्मेचर आर्मेचर में आर्मेचर बाइंडिंग को स्थापित करने के लिए स्लॉट काटे जाते हैं, इस तरीके ध्यान रखना है। तो जिस स्लॉट कटे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं, स्लॉट कटे हुए हैं। ये क्या है, आर्मेचर में आर्मेचर बाइंडिंग को, आर्मेचर बाइंडिंग कैसी थी, जैसे जिस स्लॉट में बाइंडिंग कर दो तो वो आर्मेचर की बाइंडिंग हो गई। तो आर्मेचर में आर्मेचर कॉइल या बाइंडिंग स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। आर्मेचर का मुख्य काम क्या रहता है, चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करना। कैसे, क्योंकि ये जनरेटर के अंदर इस तरीके से जे डला रहता है, जो ये चित्र जो बना हुआ होता है वो इस तरीके से बना होता है, जे है इस तरीके से। जे इसकी बाइंडिंग होगी आर्मेचर की, जे आर्मेचर की बाइंडिंग, और जे कौन सी हुई, जे फील्ड बाइंडिंग हो गई, जे आर्मेचर की बाइंडिंग हो गई। अब चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करके बाइंडिंग में क्या करना, ईएमएफ उत्पन्न करना। जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो आर्मेचर की बाइंडिंग में उत्पन्न होगा, ये ध्यान रखना। आर्मेचर की बाइंडिंग में फ्लक्स का छेदन होगा, जिसके स्थापित आर्मेचर बाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होगा। मतलब कहने का मेरा ये है कि ये क्या है, एक जनरेटर है, डीसी मशीन है इसके अंदर। अरे यार, जो इस तरीके से आपके सामने जो मैं बना रहा हूं, जे इसकी क्या हो गई, जे फील्ड वाइंडिंग हो गई, फील्ड वाइंडिंग। अब जो इसके अंदर ये डला हुआ है, ये जो है अंदर, ये क्या है, आर्मेचर है। जो आर्मेचर की बाइंडिंग हो गई, जो फील्ड बाइंडिंग हो गई। अब ये घूमेगा, इसके अंदर घूमेगा तो जो बल रेखाओं का छेदन होगा, तो इससे क्या होगा, आर्मेचर की बाइंडिंग में जो आर्मेचर घूमेगा तो फ्लक्स कटेगा, और जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो आर्मेचर की बाइंडिंग में उत्पन्न होगा। ये ध्यान रखना है आपको कि आर्मेचर का मुख्य काम क्या रहता है, बल चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करके आर्मेचर में ईएमएफ, आर्मेचर बाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न करना होता है। आर्मेचर के प्रतिरोध का हम बात करते हैं कि ये बहुत पूछा जाता है कि आर्मेचर बाइंडिंग का प्रतिरोध या आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम होता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बारे में मैंने जो समझाया वो मैं आपको नोट करा देता हूं। तो ये जो मैंने आर्मेचर के बारे में पूरी आपके सामने जानकारी लिख दी है, एक बार मैं इसको आपको पढ़ के बता देता हूँ। मैंने समझा तो पहले ही दिया था इससे पहले कि यह डीसी मशीन का घूमने वाला भाग होता है। आर्मेचर कैसा होता है, मशीन का घूमने वाला भाग होता है। आर्मेचर की आकृति बेलनाकार होती है, जो आपको सामने दिख रही है ये बेलनाकार आकृति होती है। ये कैसा भाग होता है, घूमने वाला भाग होता है। आर्मेचर को सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड एवं रिवेट करके बनाया जाता है। ये पत्तियां जो लगी हुई हैं, ये जो दिख रही हैं, लेमिनेशन और रिवेट करके बनाया जाता है। पत्तियों को लेमिनेटेड एवं रिवेट करने का उद्देश्य क्या रहता है, हिस्टैरिसीस लॉस मतलब हिस्टैरिसीस हानि एवं एडी करंट लॉस, भंवरा धारा हानि लॉस को कम करना होता है। जितनी ध्यान रखना। आर्मेचर में बाइंडिंग स्थापित करने के लिए स्लॉट काटे जाते हैं। ये बीच में ये स्लॉट आपको दिख रहे हैं, स्लॉट काटे जाते हैं, जिसके अंदर आर्मेचर बाइंडिंग की जाती है। इसमें जो बाइंडिंग की जाएगी वो आर्मेचर बाइंडिंग की जाएगी इसके अंदर। आर्मेचर का मुख्य कार्य क्या रहता है, चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करना। मतलब ये जो बॉडी के अंदर, जो फील्ड बॉल के अंदर अगर घूमेगा तो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होगा, जिससे क्या होगा, बाइंडिंग में विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा। तो छेदन करके आर्मेचर बाइंडिंग में विद्युत भाग बल उत्पन्न करना। अब ये ध्यान रखना आपको कि जो जनरेटर या डीसी मशीन के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो क्या में होता है, तो आर्मेचर की बाइंडिंग में होता है, फील्ड बाइंडिंग में नहीं, आर्मेचर बाइंडिंग में ही
ईएमएफ उत्पन्न होता है। आर्मेचर के प्रतिरोध की बात करें तो ये ध्यान रखना, ये फिक्स है, हमेशा 1 ओम होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि डीसी मशीन का घूमने वाला भाग क्या होता है, ये आर्मेचर होता है। आकृति के बारे में पेपर में पूछेगा, बेलना आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार, आयताकार, बेलनाकार। मशीन का घूमने वाला भाग कौन सा है, योक, बॉडी, पोल, शू। तो आपको ध्यान रखना है आर्मेचर। आर्मेचर की पत्तियों को कैसे बनाया जाता है, रिवेट करके। सिलिकॉन स्टील पूछेगा कि आर्मेचर में जो पत्तियां उपयोग की जाती है वो काय की उपयोग की जाती है, सिलिकॉन स्टील की। और पत्तियों को पूछे, अगर पूछा जाए कि पत्तियों को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है या रिवेट क्यों किया जाता है, तो ऑप्शन आप देगा आपको लेमिन स्टेरस हानि को और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए करते हैं। आर्मेचर में बाइंडिंग स्थापित करने का उद्देश्य क्या, अगर इस तरीके से पूछा जाए तो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करके आर्मेचर बाइंडिंग स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं, जिसके अंदर आर्मेचर बाइंडिंग स्थापित की जाती है। अगर पूछा जाए कि आर्मेचर का मुख्य काम क्या रहता है, तो चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करना और आर्मेचर बाइंडिंग में विद्युत भाग बल ईएमएफ उत्पन्न करना होता है। आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम होता है। तो ये इतना इसके बारे में मैंने बता दिया। अब इसके बारे में कुछ चीजें और हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ी सी चीज और रह गई है इसके बारे में कि आर्मेचर के अंदर जो बाइंडिंग की जाती है वो 2 प्रकार की बाइंडिंग की जाती है। एक होती है लैप बाइंडिंग, एक होती है वेब बाइंडिंग। तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपके सामने दिख रहा है कि आगे और है आर्मेचर का। आर्मेचर को डीसी मशीन के घूमने वाले भाग शाफ्ट पर स्थापित किया था, आपको ध्यान रखना है। आर्मेचर में 2 प्रकार की बाइंडिंग की जाएगी, लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग। यह बाइंडिंग जब की जाती है, लैप बाइंडिंग कब की जाती है, जब वोल्टेज का मान कम चाहिए और करंट का मान अधिक चाहिए। और वेब बाइंडिंग कब करते हैं, जब वोल्टेज का मान